हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं असिस्टेंट की पास पेपर की सीरीज का पार्ट 2। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, तो हम आपके लिए आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मेंशन कर देंगे। तो इस वीडियो के बाद फौरन जाके उस वीडियो को देखना और अपनी तैयारी की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना, क्योंकि हम नहीं चाहते जिस तरह लोगों की ट्रेन छूट जाती है उस तरह आप आपकी इस टेस्ट की तैयारी और इस टेस्ट की सीट ना छूटे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस पार्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो उसका जो आंसर होगा, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसमें आपको सारे ओशन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका एमसीक्यूज आ जाए कि दुनिया का सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे कौन सा ओशन है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये ट्रिक है आपकी, आपके सामने। इसमें मैं आपको निमोनिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको ओशन लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी ये नहीं भूलोगे। तो ये निमोनिक है पैसा। देखो, पैसा सबकी नेसेसिटी होती है, तो आपको दिमाग में ये हमेशा रहेगा। अब पैसा से आप कैसे जज करोगे ओशंस को? पैसा का जो पी है ना, पी जो हो गया हमारा पैसिफिक से हम अटैच कर देंगे। ए जो है अटलांटिक ओशन से कर लेंगे, आई जो है इंडियन ओशन से कर देंगे, एस जो है हमारा है ये साउदर्न एंटार्क्टिक से कर देंगे, और ए जो है आर्टिक ओशन से कर देंगे। अब ये हो गया हमारा निमोनिक, ठीक है। आप पेपर में कोई भी अब आ जाएगा, फर्स्ट जो लार्जेस्ट दुनिया का ओशन कौन सा है, आप आंख बंद करके पैसिफिक लगा दोगे। अगर सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाते तो आप पूरा ये पैसा पहले निमोनिक लिखोगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन ऐसे ही करके जैसे हमने आपके लिए मेंशन किया है, आपकी आसानी के लिए, आपके याद करने के लिए। तो आप भी ऐसे पेपर में पेंसिल से बनाएंगे, फिर आपको याद रहेगा कि सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, ठीक है। Another question which comes from the side of PS. Under Indus Water Treaty, which of the following rivers were given to Pakistan? ठीक है, एमसीक्यूज को थोड़ा समझ लेते हैं। एमसीक्यूज आपसे कह रहा है कि कौन सी, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर पहले तो आ गया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई, हमें पता चल गया इंडस वाटर ट्रीटी हुई। फिर हमें इस एमसीक्यूज का जो जवाब देना है वो ये है कि पाकिस्तान के अंडर में कौन सी रिवर्स आई। तो पाकिस्तान के अंडर में आती है इंडस, जहलम एंड चनाब। ठीक है, लेट्स सी द डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यूज, ताकि आपके और भी अगर इसी चीज से कोई और भी एमसीक्यूज आए तो वो भी आपके क्लियर हो जाए। द ट्रीटी एलोकेट्स द वेस्टर्न रिवर, जैसे मैंने आपको बताया इंडस, जहलम, चनाब पाकिस्तान के अंडर में आती है। ठीक है, और ये कौन सी साइड ऑफ द रिवर है, ये है वेस्टर्न साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, और इंडिया की साइड जो आती है वो है रावी, बीस एंड सतलज, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर है। अब हम देख लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कौन से दिन और कौन से साल में साइन हुई। तो वो साइन होती है सितंबर 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसको जिसने साइन करवाया था वो थी वर्ल्ड बैंक ने साइन करवाया था, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस रहे। ठीक है, फिर आ जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको साइन कराने वाले लोग कौन थे, मतलब उस टाइम के लीडर्स कौन कौन से थे, तो पाकिस्तान से थे अयूब खान, और इंडिया से थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो एक ही एमसीक्यूज के अंदर मैंने आपके 6 एमसीक्यूज क्लियर करा दिए होंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, और प्लीज अपनी नोटबुक्स जो है वो साथ लेकर बैठे, ताकि आपके जितने भी और भी, मतलब हम आपको जो भी एमसीक्यूज के अंदर फर्दर डिटेल बताते जा रहे हैं या कोई भी निमोनिक्स बताते जा रहे हैं, तो आप उसी टाइम उस चीज को याद कर लें, उसी टाइम आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको और मजीद विंडो शॉपिंग करने के लिए एमसीक्यूज की इधर उधर ना जाना पड़े, क्योंकि हमारे पास टाइम तो इतना बच्चा है नहीं। अप्रैल में हमारे में भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भाई अप्रैल में ही हो जाए, नहीं, मोस्ट प्रोबेबली जो डेट होगी वो अप्रैल की ही होगी। तो क्यों ना आप अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर दें। ओके, जो हमारा थर्ड एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है अटोक फोर्ट। जो आपके सामने हमने पिक्चर भी लगाई है, अटोक फोर्ट, ठीक है। ये किसने बनाया था? तो वो बनाया था एक मुगल एम्पायर था, दैट इज अकबर। ठीक है, किसने बनाया था अटोक फोर्ट? अकबर ने बनाया था। और अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि अकबर की सबसे फेमस चीज क्या थी, अकबर ने कौन सी फिलोसफी, कौन सी थ्योरी दी थी, तो अकबर ने दिया था दीन इलाही।
ठीक है। अकबर ने दीन इलाही लॉन्च किया था, तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि अकबर ने क्या किया था, दीन इलाही लॉन्च किया था, ठीक है, जिसके अंदर उसने जितने भी रिलीजन थे उन सबको मिक्स कर दिया था, ठीक है। लेट्स सी अनदर एमसीक्यू। Write the name of the Muslim rulers who first led the foundation of the Islamic State in the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट के अंदर फर्स्ट वो कौन सा लीडर था, वो कौन सा रूलर था जिसने इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है इस्लामिक स्टेट का, ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा आपसे कि सबसे पहले आया कौन था। आया तो हम सबको पता है कौन था, 712 एडी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आए थे, ठीक है, जो राजा दाहिर से फिर लड़ाई करते हैं, वो सारा कुछ होता है, जो हम आपको ये सारी भी डिटेल हम आपको अपनी फर्दर वीडियोस में बताएंगे। अभी तो हमारी सीरीज चल रही है पास्ट पेपर्स एनालिसिस की, उसमें तो नहीं, लेकिन हम आपको फर्दर जो हमारी वीडियोस आएंगी उसमें आपको ये हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि अगर किसी को इस चीज़ में समझ ना आए तो वो उसमें प्रॉपर तरीके से पढ़ ले कि भाई ये चीज़ इस तरीके से हो रही है। लेट्स सी द फर्दर डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यूज। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 के अंदर पैदा होते हैं, वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक स्टेट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन्होंने पहली स्टेट बनाई थी, जो कि फाउंड की थी इन्होंने, और इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया था। ये जनरल रह चुके हैं मोहम्मद गौरी के, ठीक है, और इन्हीं की ही डायनेस्टी को हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान और दिल्ली ऑफ दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ, अच्छा, सल्तनत वाली जो सारा कुछ शुरू होता है ना, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी भी इनके साथ स्टार्ट होती है, सुल्तान वाली डायनेस्टी भी इनके साथ स्टार्ट होती है, आप लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट कब हो रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कितने सालों के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब ये जो कितने सालों के बाद पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उसके बाद कितने साल लगे थे पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। वो लगे थे 9 साल। कितने साल लगे थे? 9 साल। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अगर हम इसकी फर्दर डिटेल देखें इस कॉन्स्टिट्यूशन की, पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गई कि 9 ईयर के बाद पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि कब बना था, ठीक है, वो बना था हमारा 23 मार्च को। और ईयर कौन सा था? 1956। 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था। सही है। और अगर पूछा जाए कि किसने ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया था, इन्फोर्समेंट क्या होता है, लागू किसने किया था, वो किया था चौधरी मोहम्मद अली। और चौधरी मोहम्मद अली उस टाइम पे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। और ये कौन से नंबर पे आते हैं? चौथे नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं चौधरी मोहम्मद अली, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स किया था। और दूसरे एमसीक्यूज ये आते हैं कि हमें बताओ कि आर्टिकल कितने थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट्स कितने थे, स्केड्यूल्स कितने थे। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल्स थे टोटल 234, ठीक है, आर्टिकल्स थे 13, इसमें पार्ट थे और 6 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। अगर ये आपको माइंड में नहीं बैठता तो आप या तो लिख लें अपने पास, या तो इस वीडियो को रिपीटली देखते रहे जब तक टेस्ट नहीं आती। तो हम सीरीज को प्ले लिस्ट बना लेंगे आपके लिए, पास पेपर की सीरीज को। तो फुल फिक्स एक आपका अलग से प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसको रिपीटली आप देखते रहे जब तक आपका वो टेस्ट नहीं आ जाता, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है कि ठीक है, चौधरी मोहम्मद अली ने ये एनफोर्स तो कर लिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन ये भी एमसीक्यूज आता है एब्रोगेट किसने किया था पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का। वो एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म किसने किया था, ठीक है, कैंसिल किसने किया था। वो किया था सिकंदर मिर्जा ने, पहला जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था ना, उसने ये खत्म कर दिया था हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्या पूछा जा रहा है, कौन से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में द मिनिस्टर्स वर नाइदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट नॉर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ना ही मिनिस्टर पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे और ना ही जवाबदेह होते थे पार्लियामेंट को। मतलब इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस जो हो रही है ना अभी कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स कर रहे हैं, वो पहले जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था वो नहीं कर पा रहे थे मिनिस्टर्स इन्वॉल्वमेंट। वो था हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1962 को, ठीक है, 1962 को सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब फर्दर अगर डिटेल देखें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया 1962 में क्या था। ये प्रेसिडेंटल सिस्टम था, ठीक है,
अब मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, प्रेसिडेंटल एक सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम था, याद रहे कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम था। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास सारे राइट्स, सारे पावर्स होते हैं। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में पावर किसके पास था, वो था प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंटल। प्रेसिडेंटल से ही आप याद रखना, सारे पावर किसके पास आ गए, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इसमें क्या था, मिनिस्टर्स के मिनिस्टर मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे पावर्स किसके पास आ गए, प्रेसिडेंट के पास आ गए। और रही रही बात कि ये मिनिस्टर्स जो है, ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह किसको देते थे, वो भी प्रेसिडेंट को ही देते थे, क्योंकि प्रेसिडेंटल सिस्टम था, ना कि लेजिस्लेचर को देते थे। और दूसरा ये एमसीक्यूज आता है इसमें कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने लागू किया था, वो अयूब खान ने किया था। तो ये याद रहेगा कि फर्स्ट लागू किया था चौधरी मोहम्मद अली ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम चला रहे थे। और यहाँ पे लागू कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट अयूब खान। तो उन्होंने क्या किया, सिस्टम प्रेसिडेंटल सिस्टम बनाया। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सारा आपको सेपरेटली भी ये सब कुछ बता देंगे। इस पे थ्योरेटिकली भी अगर आप बोलोगे इन डेप्थ इन डिटेल, आपको एक एक चीज बिल्कुल इजी करके बता देंगे कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, ठीक है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, और क्या चीजें बनी थी, और कौन सा सिस्टम था। सारा गवर्नेंस सिस्टम आपको कॉन्स्टिट्यूशन का लाइन बाय लाइन समझा देगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बात, होप रखो और मोटिवेट रहो। another question which we are discussing from the side of these, और इस तरह के जो बुक से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं ना, ये आपको एक ना एक एमसीक्यू जरूर मिल जाएगा। फिर आपको ये सभी टेस्ट दे रही हूँ, जरूर ये लोग उठाते हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे अलग से, जिसके अंदर हम सारी बुक्स के ऊपर बात करेंगे कि ये बुक किसने लिखी है, ये बुक किसने लिखी है। तो हम इस बुक के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स नॉट मास्टर किसने लिखी है, ये लिखी है अयूब खान ने, जनरल अयूब खान ने लिखी है। ठीक है, जनरल अयूब खान से रिलेटेड आपको अभी तक तीन चीजें, एक तो आपको पता चल गया, सबसे पहले क्या चीज पता चली थी कि इन्होंने 1962 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये दोबारा से इन्होंने रिवोकन मतलब ये लेकर आए थे। ठीक है, और आपको क्या बात पता चली थी इनसे रिलेटेड कि इन्होंने क्या साइन की थी, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने साइन की थी। सो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है, द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ का पहाड़। जो बर्फ का पहाड़ है पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ा कौन सा पहाड़ है, वो है हमारा सियाचिन। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़ है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। द लॉन्गेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, तो वो है नारा कैनाल। ठीक है, जो नारा कैनाल कहाँ पर आती है, नारा कैनाल सिंध में आती है, एंड इट इज कंसीडर्ड एज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान। अब जो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज आया है, दैट इज रिलेटेड टू द पीक ऑफ द माउंटेन। ठीक है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पीक है वो है केटू है। अब इसमें पूछा गया है कि आल्सो नोन एज, और उसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों क्यों बोला जाता है, मैं आपको फर्दर डिटेल में जस्टिफाई करता हूँ। अब ये हमें फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गई। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। अब क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये केटू की जो पीक थी ना, ये सबसे फर्स्ट जो मेजर की गई थी वो की थी गॉडविन ऑस्टिन। ये एक बंदा था, कौन था, ये इंग्लिश टोपोग्राफर था। कौन था, इंग्लिश टोपोग्राफर, जिसने सबसे पहले मेजरमेंट की थी केटू माउंटेन पीक की। ठीक है, और जो के इसमें जो वर्ड आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है, ये एसोसिएट किया जाता है कराकरम के साथ। किसके साथ किया जा रहा है, कराकरम के साथ। अच्छा, केटू जो है, अगर पूछा जाए दुनिया में केटू किस नंबर पे आती है, तो वो आती है केटू सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, आफ्टर किसके बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद। अब यहाँ पे हमारे दो एमसीक्यूज क्लियर हो गए कि सबसे बड़ी दुनिया की जो माउंट माउंट जो पीक है, ठीक है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारी आ रही है वो है केटू। ठीक है, ओके, तो अनदर क्वेश्चन जो कि एसपीएससी के टेस्ट से रिलेटेड तो रिलेटेड ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस का टोटल एरिया कितना है, तो वो है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आप इसे फोन नंबर की तरह भी याद कर सकते हैं, 140,914। लेट्स सी द फर्दर डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यूज। सिंध के एमसीक्यूज की फर्दर डिटेल देख लेते हैं।
सिंध इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एवरीबडी नोज दैट, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। सिंध, अब सेकंड एमसीक्यूज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सबको ही पता होगा लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंध इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय लैंड एरिया। सिंध जो है वो तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान के अंदर लैंड एरियाज को अगर हम देखें। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? पंजाब आता है। फर्स्ट पे कौन सा आता है? बलूचिस्तान आता है। ठीक है। सिंध इज नोन एज द बाबुल इस्लाम। सिंध का दूसरा नाम क्या है? बाबुल इस्लाम भी सिंध को कहा जाता है, जिसका मतलब है द गेट वे ऑफ इस्लाम। क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 हिजरी में यहाँ पर आए थे, उन्होंने सिंध के अंदर ही पहली अपनी लड़ाई की थी। ठीक है। as it saw the first spread of Islam into South Asia। ठीक है, साउथ एशिया के अंदर जो इस्लाम फैला था वो भी सिंध से ही फैला था। सिंध के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीजन है। ये एमसीक्यूज हमने कल वाले उसमें भी आपसे डिस्कस किया था, अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। ये एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको पता चल रहा होगा ये डिटेल कितनी इंपॉर्टेंट है। द माउंटेन रेंज, सिंध के अंदर कौन सी माउंटेन रेंज आ जाती है? तो वो आ जाती है किरथार रेंज। ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये सब, इन सब पॉइंट्स हमने डाले इसी वजह से क्योंकि इन सब पॉइंट्स पर एमसीक्यूज बन चुके हैं। देयर आर 3 बैराज इन सिंध। सिंध में कितने बैराज हैं? सिंध में 3 बैराजेस हैं टोटल। होप एवरी सिंगल डिटेल ऑफ सिंध इज क्लियर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है ये इस्लामिक से लिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा गया है नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सब कॉन्टिनेंट। क्या पूछा गया इसमें? हमें उस लैंग्वेज का नाम बताएं जिसमें होली कुरान ट्रांसलेट किया गया था फर्स्ट टाइम किस में? सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट की बात चल रही है। सब कॉन्टिनेंट में वो किया गया था सिंधी में। ठीक है, सिंधी में ट्रांसलेट किया गया था फर्स्ट टाइम सब कॉन्टिनेंट में ट्रांसलेशन कुरान की। ठीक है, Okay, another MCQs which comes from the side of Islamiyat. शब मेराज इंसिडेंट टेक प्लेस ऑन। शब मेराज कौन सी तारीख को, कौन से महीने में हुई थी? तो वो हुई है 27 रजब को। और एंड आई थिंक एवरीबडी नोज दैट डेट। इसकी फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं। 27 रजब मैंने आपको बता दिया। दूसरी क्या डिटेल है? ये नबूवत के 10वें साल में होता है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए उन्हें लेकर जाते हैं। ठीक है। इस दिन की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मिलने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर जाते हैं। और दूसरा क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की मुलाकात पहली हेवन में, मतलब कि फर्स्ट वो सबसे पहले जिनसे मिलते हैं वो मिलते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ड्यूरिंग मेराज। ठीक है। इस इवेंट को जो है वो बनी इसराइल के अंदर, सूरह बनी इसराइल के अंदर कोट किया गया है। ठीक है। इस वाकया का नाम इसरा और मेराज भी कहा जाता है इसे, और शब मेराज भी कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह के एमसीक्यूज इस डेट से रिलेटेड बनते हैं। होप आई एम क्लियर टू यू। और बाकी फर्दर डिटेल यहाँ पर मेंशन है। जो चीज़ मुझसे रह गई हो वो आप यहाँ से पढ़कर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज पूछा गया इसमें पूछा है कि हमें बताओ उस कलमे का नाम जो कि सेकंड नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे। तो वो हमारा कलमा कौन सा है? वो है हमारा कलमा शहादत। ठीक है, कौन सा है? कलमा शहादत। अब हमने आगे इसका पूरा टेबल दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे। टोटल 6 कलमा होते हैं, ये तो सबको पता होगा, स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्दर डिटेल इस एमसीक्यूज की देख लेते हैं। तो टोटल कलमे हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहले कलमे का मतलब क्या होता है? तैयब, मतलब अल्लाह पाक है। ठीक है, पहला का हम बचपन से ही बोलते हुए आ रहे होते थे, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। ठीक है, उस तरीके से पहले कलमे का मतलब क्या होता है? पाक होता है। दूसरे कलमे का मतलब क्या होता है? शहादत होता है। शहादत मतलब गवाही देना अल्लाह ताला की वहदानियत की, अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देना। तीसरा कलमा क्या होता है? तमजीद। तमजीद का मतलब होता है अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करना, कि अल्लाह ताला तू कितना बड़ा है, कितना पाक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। चौथे कलमे का मतलब क्या होता है? चौथा कलमा होता है तौहीद। तौहीद का मतलब होता है अकेला, कि या अल्लाह तू क्या है? तू वहदहू ला शरीक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही अकेला है जो मालिक है, इबादत के लायक है। चौथा कलमा ये होता है। पांचवा कलमा क्या होता है? अस्तगफार। अस्तगफार मतलब तौबा करना। ठीक है। छठा कलमा होता है रद्दी कुफ्र। रद्दी कुफ्र का मतलब होता है कुफ्र को मिटाना। तो हम आपको हर इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल, जैसे आप चाय के साथ क्रैकर्स लेते हैं ना, बिस्किट्स एंड डिफरेंट चीज़ें, उसी तरह से आपको हर इन्फॉर्मेशन को हम आपके माइंड में क्रैक करवा देंगे। और
कुछ ही टाइम में द क्रैकर चैनल बिकम योर फेवरेट वन। तो आप अपनी कोई भी विंडो शॉपिंग जैसे आप करने एमसीक्यूज़ की निकलते हैं ना, एट द पॉइंट ऑफ टेस्ट, जब बिल्कुल टेस्ट हमारे सर पर होता है, तो आप जब इस चैनल पे आएँगे तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आकर कहीं और नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ की, हर सिंगल चीज़ की डिटेल यहीं मिल जाएगी। Okay, another MCQs which comes from the side of Islamiyat, Masaki, mother of poor, was the title given to one of the wives of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उम्मुल मसाकिन कौन सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का टाइटल था? ठीक है, तो ये टाइटल दिया गया था ज़ैनब बिन्ते ख्वाज़मा को। लेट्स सी द फर्दर डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यूज। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस एमसीक्यूज की देख लेते हैं। पहली तो चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी थी क्वेश्चन के अंदर ही कि उम्मुल मसाकिन किसका नाम था? हज़रत ज़ैनब बिन्ते ख्वाज़मा का। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मदर ऑफ द पुअर। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं बीवी रह चुकी हैं और ये वाहिद बीवी थी जो कि कुरैश से बिलोंग नहीं करती थी। और ये जो है अपनी शादी के कुछ अरसा साल ही ज़िंदा रही, क्योंकि शी डाइड ऑन द एज ऑफ 30। ठीक है, होप द एमसीक्यूज इज टोटली क्लियर टू यू। और हम इस्लामियत से भी रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट एमसीक्यूज होंगे, और ऐसा कैसा हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितने भी आज तक एमसीक्यूज आए हैं, हम वो सारे आपको बताएंगे कि रिलेटेड इस्लामियत में हम प्रॉपर सीरीज बनाएंगे कि हर मतलब ताकि उसमें आपका हर एमसीक्यूज क्लियर हो जाए विद द अ लॉट ऑफ डिटेल, कि अगर एमसीक्यूज के अंदर से ना आए कोई भी सवाल, तो जब आपका जो है वो एडिशनल डिटेल के अंदर से जो है क्वेश्चन लग जाए कोई ना कोई। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है इसमें पूछा गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेशन मुस्लिम ऑफर्स नमाज कुसूफ। क्या पूछा जा रहा है कि कौन से बताओ, कौन से इक्वेशन मतलब कौन से दिन या कौन से इवेंट में मुसलमान नमाज कुसूफ पढ़ते हैं। तो वो पढ़ी जाती है एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स। ठीक है, जब सोलर इक्लिप्स हमारा होता है तब ये नमाज कुसूफ पढ़ी जाती है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि कसूफ किसके लिए पढ़ी जाती है या का खासूफ। खासूफ ठीक है, एक होती कुसूफ, एक कुसूफ होती है जिसको कसूफ भी बोलते हैं, और दूसरा होती है खासूफ। खा की आवाज आ रही ठीक है, जिसमें एच आ जाता है आगे। सही है, तो ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। खासूफ में के एच ए आ रहा है और कासूफ में के ए आ रहा है। सही है, तो कसूफ सोलर क्लिप, खासूफ लूनर क्लिप। तो होपफुली ये आपको भी ये ट्रिक याद रहे। ओके, अनदर एमसीक्यूज व्हिच कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ इस्लामियत। आप सोच रहे होंगे कि इस वाली एनालिसिस में हम इतने ज़्यादा इस्लामियत के एमसीक्यूज क्यों डिस्कस करें, क्योंकि पीछे जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही इस्लामियत से रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो आपसे डिस्कस किया था। इसीलिए हमने इसकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और जब तक ये पूरा का पूरा पास पेपर सेशन आपको हम घोल के नहीं पिला देते, हम इसकी सीरीज बनाते रहेंगे ताकि आपको सारे मतलब तकरीबन हर चीज़ आपको पास पेपर की क्लियर हो जाए। फिर जाके हम इस पर फर्दर डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक पर। ठीक है, तो एमसीक्यूज देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज परफॉर्म किया था, मतलब कितनी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी पूरी जिंदगी में हज किया है। ठीक है, लेट्स सी द फर्दर डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यूज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी जिंदगी में एक हज परफॉर्म किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी 10 हिजरी के अंदर। ठीक है, और 4 उम्रे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परफॉर्म किए थे। होपफुली ये इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर याद रहेगी कि एक हज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में, और 4 उम्रे किए थे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं एडिशन करना चाहता हूँ कि एक एमसीक्यूज आता है कि हज कब कंपलसरी किया गया था। वो 9 हिजरी को किया गया था। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, 9 हिजरी को हज कंपलसरी किया गया था और 10 हिजरी को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज परफॉर्म किया था। और कुछ क्वेश्चन ये रेज करते हैं कि जब 9 को ही मतलब कंपलसरी किया गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 में क्यों किया था। तो वो वजह ये थी, उस टाइम वो प्रीचिंग कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये याद रहे आपको, एक ही हज किया था 10 हिजरी को, और कंपलसरी हज कब किया गया था, 9 हिजरी को किया गया था। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आ रहा है इसमें पूछा गया है विच प्रॉफिट इज नॉन एज जादुल अंबिया। ठीक है, तो वो कौन थे, हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। सही है, जिनको बोला जाता था जादुल अंबिया। अगर फर्दर इनकी इंफॉर्मेशन देखें क्या क्या आ सकता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलेटेड, तो वो आ सकता है कि बताएं अब्बुल अब्बुल अंबिया किसको बोला जाता है, किनको टाइटल ये दिया गया था, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जिनका मतलब होता है फादर ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब सारे प्रॉफिट्स के फादर कौन माने जाते हैं, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम माने जाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड पॉइंट तो मैंने आपको प्रीवियसली बता दी। थर्ड पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं, ये एमसीक्यूज आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ग्रेव कहाँ है। ठीक है, वो है इसराइल में। ठीक है, और फोर्थ जो पॉइंट है हमारी, उसमें पूछा जा रहा है कि कितनी दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का
कुरान में नाम मेंशन किया गया, वो 67 टाइम्स मेंशन किए गए हैं कुरान में, ठीक है। और अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी वाइफ्स थी, वो टोटल 2 वाइफ्स थी, और उनके नाम क्या थे, हजरत हाजरा और हजरत सारा, ठीक है। और अगर बेटे पूछे जाए तो टोटल टू टू सन थे उनके, 2 वाइफ्स हो गए और 2 सन थे, ठीक है, जिनका नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। Okay, another MCQs which comes from the side of Islamiyat and the last MCQs as well. वो बिल्ड द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द होली काबा, खाना काबा का स्ट्रक्चर किसने बनाया था? तो वो बनाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। जैसे कि आपको भी पता चल चुका है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। ओके, अनदर एमसीक्यूज व्हिच कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ साइंस। इफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो हमारा जो ब्रीथिंग लेवल है ना, मतलब जो हमारा सांस लेने का तरीका है उसे क्या होगा? क्या वो डिक्रीज हो जाएगा? क्या हम सांस लेना छोड़ देंगे या सांस हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हजार्डस है ह्यूमंस के लिए, तो हमारा जो ब्रीथिंग लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। होप आई एम क्लियर टू यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। ओके, द ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन हायर वर्टिब्रेट्स इन दी। ब्लड सेल्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हायर वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो वो फॉर्म होते हैं कहाँ पर? बोन मैरो के अंदर फॉर्म होते हैं वो, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस एमसीक्यूज की देख लेते हैं। इन हायर वर्टिब्रेट्स बोन मैरो इज द प्राइमरी साइट फॉर हेमेटोपोइसिस, ठीक है। बोन मैरो जो है वो प्राइमरी साइट होती है, ठीक है, ब्लड सेल की फॉर्मेशन के अंदर व्हेन योर बॉडी बिकम्स एडल्ट, ठीक है। और जब हमारी बॉडी जो है वो फेटल डेवलपमेंट में होती है, जब बॉडी जो है वो फीटस के अंदर होती है, ठीक है, योर बॉडी इज इन योर मदर्स एम्ब्रियो, एट दैट टाइम जो भी ब्लड सेल्स होते हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। लिवर एंड स्प्लीन जो है ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है इस चीज के अंदर। अनदर एमसीक्यूज हम साइंस की साइड से देख लेते हैं। ये भी एमसीक्यूज हमारा बुक से ही रिलेटेड है, ठीक है। वो इज द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है वो लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। और इससे पहले जो हमने बुक डिस्कस की थी वो तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो हम रिपीट कर देते हैं कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये किताब किसने लिखी थी? ये भी अयूब खान ने लिखी थी। और ये दूसरा जो एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है कि किसने, ये बताओ कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? वो लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, जिसमें ये डिस्कस करता है द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज, कैसे स्पीशीज की इवोल्यूशन हुई, कैसे वो ये बिलीव करता था कि कैसे मंकी में से इंसान बने। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज डिश, मतलब बताओ हमें कौन सा वो जानवर है जो दोनों चीजें खाता है? कौन सी दोनों चीजें? प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। अब हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस हम पिक्चर में देख लेते हैं कि बताया गया ऑमनीवोरस वो होते हैं जो के प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, तो ऑमनीवोरस इज द करेक्ट आंसर। और अगर आ जाए कि वो कौन सा जानवर होता है जो खाली प्लांट्स खाता है, तो वो होते हैं हमारे हर्बीवोरस, सही है। अगर आ जाए एमसीक्यूज कि वो कौन सा जानवर होता है, ठीक है, वो कौन सा जानवर होता है जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाता है, ठीक है, तो वो होते हैं कार्निवोरस। तो होपफुली ये आपको याद रहेगा, फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। ऑमनीवोरस वो होते हैं जो कि जानवर भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। और हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि खाली प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, ठीक है। Now we are moving towards the English section. So firstly there is mentioned the idiom rise the high horse means। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें बताओ कि इस idiom का क्या मतलब है? Rides the high horse means इसका मतलब होगा हमारा सुपीरियर। अगर उर्दू में इसकी वजाहत करें तो इसमें बताया जा रहा है कि हमें बताओ कि जो बड़े बड़े घोड़ों पे सवार करते हैं उनको क्या बोला जाता है? जाहिर सी बात है वो बड़े ही लोग हो गए, सुपीरियर ही हो गए जो सवार करते होंगे बड़े बड़े घोड़ों पे। अब हम फर्दर इसकी एडिशन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मीनिंग हमें पता चल गई कि जो एक्ट करते हैं सुपीरियर होने की, एरोगेंट होते हैं। जाहिर सी बात है जो सुपीरियर खुद को कंसीडर करेंगे वो एरोगेंट तो होंगे, इगोइस्टिक भी होंगे, और वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट भी होते हैं, मतलब खुद को ही हर सब कुछ खुद को ही समझ रहे होते हैं कि वी आर एवरीथिंग, और हमसे ज्यादा कोई भी नहीं है, खुद को ही सब कुछ मान रहे थे, ठीक है। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें सीडीएम की, तो ये मिडाइवल टाइम से इसकी ओरिजिन हुई थी, जिसमें मिडाइवल टाइम में हर कोई खुद को हाई रैंक की इंपॉर्टेंस देता था, ठीक है, हाई रैंक की इंपॉर्टेंस देता था कि हम ही सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने उस टाइम उससे एसोसिएट कर दिया क्या इडियम? राइडिंग दी हाई हॉर्स। जो भी खुद को सुपीरियर मानता था उसके लिए ये इडियम बोला जाता था, ठीक है। अगर इसकी निमोनिक की बात करें तो हमने यहाँ पे लिख दिया है निमोनिक, इमेजिन समवन ऑन अ टाल हॉर्स लुकिंग डाउन
ऑन अदर्स सिंपलाइजिंग देयर एरोगेंट एटीट्यूड। ये तो मैंने आपको पहले ही उर्दू में वजाहत दे दी। The antonym filthy is, फिल्थी का मीनिंग क्या होता है, पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं। फिल्थी का मतलब होता है गलीज, मतलब जो चीज़ बहुत गंदी हो, ठीक है। तो अगर एंटोनियम की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चीज़ नजर आ रही है जो कि बिल्कुल सही होनी होगी, इसी के साथ जाएगी, तो वो है क्लीन। ऑप्शन 3 इज द राइट वन। फिल्थी का एंटोनियम होता है क्लीन। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस एमसीक्यूज की हम देख लेते हैं। फिल्थी का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिल्थी का मतलब क्या होता है, गलीज होता है, ठीक है। फिल्थी मीन्स कि कोई भी चीज़ बहुत एक्सट्रीमली डर्टी हो, ठीक। और क्लीन का मतलब क्या होता है, साफ होता है। और नीचे हमने इसका निमोनिक भी मेंशन कर दिया। अगर आपको फिल्थी का मीनिंग याद ना हो रहा हो तो आप इसका निमोनिक फॉलो करके उस चीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है। So next MCQ is also related to the idiomatic expression. Here they ask about that to break the ice means what? क्या पूछा गया? To break the ice means what? तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है ना, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी फर्दर डिटेल्स देख लें तो पॉइंट नंबर 1 तो मैंने आपको बता दी, टू ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब सवाल ये उठता है कि हम ये इडियम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अब फॉर सपोज आपको पता चल गया, आपको याद भी हो गया टू ब्रेक द आइस मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब यूज भी तो करना है ना हमें, तो वो यूज कर सकते हैं आप फॉर्मल सिचुएशन में, फॉर्मल सिनेरियो में। वो कैसे? फॉर सपोज आप किसी मीटिंग में गए, ठीक है। अब मीटिंग में आपको बोलना है कि अब मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं और सब हम अपने अपने ओपिनियन शेयर करें। तो वो आप इस सिचुएशन में आप इस इडियम को यूज कर सकते हो। ये बहुत ही फॉर्मल भी लगेगा और एडवांस भी लगेगा। आप बोल सकते हैं टू ब्रेक द आइस, मतलब आप मीटिंग को शुरू करो और अपने अपने ओपिनियन शेयर करो। अब ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन भी मेंशन किया हुआ है, तो आप वीडियो पॉज करके आप इस ओरिजिन को देख लेना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये आपको बताया था हर इडियम की कोई ना कोई रूट्स होती हैं, ठीक है, कोई ना कोई ओरिजिन होता है। तो इसका भी ओरिजिन है, तो आप वीडियो पॉज करके अब ये इसकी रूट्स देख लें। अब नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज है, दैट इज रिलेटेड टू दी प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन यहाँ पे पूछा गया है, द माउंटेन्स आर कवर्ड डैश स्नो, ठीक है। किससे कवर्ड है? आइदर वो बाय स्नो आएगा यहाँ पे, या टू स्नो आएगा, या विथ स्नो आएगा। तो यहाँ जो सुटेबल बैठा है ना, वो आएगा विथ, ऑप्शन नंबर थर्ड। द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, ठीक है। जैसे आप यूज करते हो द मैन इज कवर्ड विद ब्लैंकेट, क्या है? मैन क्या है? कवर्ड है ब्लैंकेट से। तो ऐसे ही माउंटेन क्या है? कवर्ड है स्नो से। तो यहाँ पे विथ जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अनदर एंटोनियम वी आर डिस्कसिंग विद यू इज फुली। फुली का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। फुली का मतलब होता है हिमाकत, ठीक है। तो इसका अपोजिट एंटोनियम मीन्स अपोजिट इसका देख लेते हैं। तो हिमाकत का अपोजिट होता है, फुली का अपोजिट होता है विजडम, ठीक है। लेट्स सी द फर्दर डिटेल ऑफ दैट एमसीक्यूज। फुली का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या होता है, हमाकत होता है, ठीक है। विजडम का मतलब क्या होता है, हिकमत होता है, ठीक है। अगर इसको मैं और आपको एलैबोरेट करूं तो फुली मीन्स के लैक ऑफ गुड सेंस, ठीक है, और फुलिशनेस, ठीक। और विजडम का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। किसी चीज का भी आपको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, आपका गुड जजमेंट हो किसी भी चीज के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड द विजडम। सो अनदर एमसीक्यूज आल्सो रिलेटेड टू द इडियम। तो आज कुछ ज्यादा इडियम हो गए। ये हमारा थर्ड इडियम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पूछा गया है बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है, इस इडियम का मतलब क्या है। अब मैंने आपके सामने पिक्चर रखी है ताकि आपको सही से समझा सकूं कि इस इडियम का मतलब क्या है। अब बुश क्या होता है? बुश मतलब समझो ग्रास, समझो नहीं बल्कि है ग्रास, सही है, ग्रास। अब बच्चा कहाँ पे बीट कर रहा है? उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग बीट कर रहा है, जबकि उसको बीट करना चाहिए यहाँ पर, सही है। उसका टारगेट है ये बुश, बुश पे बीट करना चाहिए, लेकिन उसके अराउंड कर रहा है, लेकिन वहां पे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? टू अवॉइड द मेन टॉपिक। सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सपोज करो कि कोई लड़का है या लड़की, उनको पर रिश्ते की बात करनी है अपने माँ बाप से, सही है। अब वो कमरे में या कहीं पे भी इतना सोच के जाते हैं कि हम ये बोलेंगे अपने घर वालों से, ये बात करेंगे कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं, सीधा बोलेंगे। आज तो हम बोल ही देते। तो जब माँ बाप के सामने जाते हैं, वहां पे बोल ही नहीं पाते, उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो घुमा फिरा के दूसरी बात कर रहे थे और उनके माँ बाप बोल रहे थे कि बोलना क्या चाहते हो, आखिर सीधी बात बोलो ना, टू द पॉइंट बोलो। वो बोल नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे हम ईडीएम यूज करते हैं, बीट अबाउट द पुश। वो मेन टॉपिक खा रहे होते हैं, वो अवॉइड कर रहे होते हैं, मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे होते और इधर उधर की बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली ये भी ईडीएम आपको सही से क्लियर हो गया होगा। Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And if you want time to time update of our video, so hit the bell icon.